50 साल, पूरे 50 साल हो गए हैं इंसान को चांद पर कदम रखे हुए। एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, पर फिर एकदम खामोशी छा गई। सवाल यह है कि हम वापस क्यों नहीं गए, और अब आधी सदी के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि यह वापसी इतनी जरूरी, इतनी अहम हो गई है। नील आर्मस्ट्रांग के कहे ये शब्द आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। ये हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब ऐसा लगता था कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपोलो मिशन इंसानी हिम्मत और कुछ नया जानने की हमारी इच्छा का सबसे बड़ा सबूत था। जरा सोचिए इस बारे में। 1969 में अपोलो 11 के कंप्यूटर में सिर्फ 64 किलोबाइट की मेमोरी थी। आज तो हमारे फोन में इससे हजारों लाखों गुना ज्यादा पावर है। उस जमाने में चांद पर जाना एक तेज दौड़ जैसा था, अपने कॉम्पिटिटर को हराने की होड़ थी। और आज का ये आर्टेमिस मिशन, ये एक बहुत ही सधी हुई, बहुत ध्यान से प्लान की गई, कई स्टेज वाली मैराथन है। तो सवाल फिर वही है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो ये मिशन इतना ज्यादा सतर्क और मुश्किल क्यों लग रहा है। चलिए इस नए मिशन को थोड़ा और समझते हैं। इसका नाम है आर्टेमिस। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी। तो ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये मिशन अपोलो की विरासत को आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसके लक्ष्य और इसकी चुनौतियां वो बिल्कुल अलग हैं। और हाँ, ये वापसी कोई एक ही झटके में नहीं हो रही है। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली प्लानिंग है। देखिए, आर्टेमिस 1 एक बिना इंसान के टेस्ट फ्लाइट थी। आर्टेमिस 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास से घुमाकर वापस लाएगा। और फिर उसके बाद आएगा आर्टेमिस 3, जो असल में इंसानों को दोबारा चांद की सतह पे उतारेगा। इतनी सावधानी, आखिर अब ऐसा कौन सा खतरा है? तो अब आते हैं इस मिशन के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक हिस्से पर। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये फिजिक्स और मैथ्स का एक ऐसा खेल है जहां एक छोटी सी भी गलती का मतलब है सब कुछ खत्म। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? वापसी के सफर के लिए ओरायन कैप्सूल में कोई फ्यूल है ही नहीं। जी सही सुना, एस्ट्रोनॉट्स को घर वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कुदरत के नियमों पर, फिजिक्स पर छोड़ दी गई है। इस पूरी वापसी का जो राज है वो है ग्रेविटी स्लिंगशॉट। अब इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े प्लैनेट की ताकत को एक गुलेल की तरह इस्तेमाल करना। स्पेसक्राफ्ट क्या करता है कि वो चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके बिना एक बूंद फ्यूल जलाए अपनी दिशा और अपनी रफ्तार दोनों बदल लेता है। कमाल की तरकीबें है ना? तो ये होता कैसे है? कैप्सूल को पहले धरती और चांद के बीच उस नल पॉइंट पर भेजा जाता है जहां दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जैसे ही कैप्सूल उसे पार करता है, वो चांद की तरफ गिरना शुरू कर देता है। और बस यहीं पर सारा खेल रफ्तार का है। स्पीड अगर जरा सी भी कम हुई तो सीधा चांद पर क्रैश, और अगर जरा सी भी ज्यादा हो गई तो स्पेसक्राफ्ट हमेशा हमेशा के लिए गहरे अंतरिक्ष में खो जाएगा। अगर ये स्लिंगशॉट कामयाब हो गया तो कैप्सूल धरती के वायुमंडल में लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंट्री लेगा। 40,000! अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी ज्यादा स्पीड है। ये साउंड की स्पीड से भी 30 गुना ज्यादा तेज है। और फिर आती है आखिरी जानलेवा चुनौती, री एंट्री का एंगल। सिर्फ 2 डिग्री, जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 डिग्रीज की एक छोटी सी खिड़की है। अगर एंगल 5.5 डिग्री से कम हुआ तो कैप्सूल पत्थर की तरह एटमॉस्फेयर से टकराकर वापस स्पेस में खो जाएगा। और अगर 7.5 डिग्री से ज्यादा हुआ तो वो जलकर खाक हो जाएगा। तो फिर से वही सवाल, जब खतरा इतना बड़ा है तो हम ये सब करे क्यों रहे हैं? इतना सारा जोखिम उठाने की जो असली वजह है वो एक ऐसी खोज है जिसने चांद को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो वजह है पानी। अपोलो मिशंस के बाद करीब 50 सालों तक चांद को एक बंजर, बेजान और बेकार की जगह माना जाता रहा। सबका ध्यान मंगल और उससे भी दूर के ग्रहों पर चला गया था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी होने का पहला पक्का सबूत दिया। फिर चीन के चांगी मिशनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया। और बस रातों रात चांद एक बंजर रेगिस्तान से एक बेशकीमती खजाने में बदल गया। पर पानी में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि पानी ही स्पेस का नया तेल है, नया ऑयल है। इससे तोड़कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और रॉकेट के लिए हाइड्रोजन फ्यूल। अब चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं रह गया है, बल्कि वो गहरे अंतरिक्ष के सफर के लिए एक लॉन्च पैड और एक पेट्रोल पंप बन गया है। और इसी एक खोज ने जन्म दिया है एक नई स्पेस रेस को।
चांद की एक नई दौड़ को। लेकिन ये दौड़ इस बार सिर्फ झंडा गाड़ने के लिए नहीं है, नहीं, ये दौड़ है वहां के संसाधनों पर कब्जा करने की और स्पेस में अपना दबदबा बनाने की। इस नई दौड़ में जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं अमेरिका, जो अपने आर्टेमिस मिशन से चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहता है, चीन जो अपने चांगी प्रोग्राम से एक रोबोटिक रिसर्च स्टेशन तैयार कर रहा है, और भारत जो अपने चंद्रयान मिशनों के साथ कम लागत वाली खोज और साइंटिफिक आविष्कारों में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो क्या चांद अंतरिक्ष का नया अंटार्कटिका बनने जा रहा है, जहां इतिहास की तरह ही एक बार फिर दुनिया के देश जमीन और संसाधनों पर अपना दावा करने के लिए होड़ लगाएंगे? सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, चांद पर बेस बनाने के रणनीतिक फायदे कितने हैं। वहां मौजूद पानी और खनिजों की माइनिंग हो सकती है, मंगल जैसे लंबे मिशनों के लिए ये एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है, और ये एक ऐसी जगह है जहां से बिना एटमॉस्फेयर की रुकावट के ब्रह्मांड को साफ साफ देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और सैन्य लाभ है। लेकिन ये सारी जद्दोजहद, ये सारी दौड़ सिर्फ चांद के लिए नहीं है। ये पूरी कहानी चांद पर आके खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। तो असली और अंतिम लक्ष्य चांद पर हमेशा के लिए बस जाना नहीं है, बल्कि उसे मंगल तक पहुंचने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है। चांद वो जरूरी पड़ाव है, वो बेस कैंप है जो इंसानियत को हमारे सौर मंडल में और आगे, बहुत आगे ले जाएगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या चांद पर यह वापसी वाकई मानव जाति के लिए एक और बड़ी छलांग साबित होगी, या फिर ये धरती के झगड़ों को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला संघर्ष का एक नया मैदान बन जाएगी? इंसानियत का अगला कदम सहयोग की तरफ होगा या टकराव की तरफ? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।